प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, एनसीईआरटी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए और आज जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए साथियों, मैंने जितना शॉर्ट हो सकता था उन्हें शॉर्ट करने की कोशिश करी है, इससे ज़्यादा शॉर्ट एनसीईआरटी नहीं हो सकती। ठीक है साथियों, समझने की कोशिश करना लिखने से ज़्यादा। देखिए तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, दो प्रकार की, एक तो घूर्णन गति और दूसरी कौन सी है? परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति को आप क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, और परिक्रमण गति को कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है साथियों, अब एक एक गति के बारे में अपन चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं घूर्णन गति के बारे में। देखिए मित्रों, घूर्णन गति का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना। कैसे? जिस प्रकार से मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है, ये इसका क्या है? अक्ष है। और आपको इस बात का पता है कि जो ये अक्ष होता है ना, ये क्या है? एक काल्पनिक है, यानी हमने सिर्फ कल्पना करी है, अपने अध्ययन के लिए इसको बनाया है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति से ही उसके बीच में अक्ष बना हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस अक्ष पर ही पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। ठीक है साथियों, घूर्णन गति की परिभाषा समझ में आ गई। उसके बाद घूर्णन गति से जो प्रश्न पूछने की संभावना होती है और सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि घूर्णन गति का प्रमुख प्रभाव कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? दिन और रात का बनना। यानी जो घूर्णन गति है आपकी, इसका प्रमुख प्रभाव क्या होता है? दिन और रात का बनना। ठीक है साथियों, याद हो जाएगा। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि दिन रात का बनना पृथ्वी की किस गति का प्रभाव है? तो कौन सी बताएंगे? घूर्णन गति। ठीक है, दूसरी बात पे चलते हैं। इसका जो समय होता है वो कितना है? 24 घंटे है। कितना है? 24 घंटे। पूछ सकते हैं आपसे कि घूर्णन गति का समय कितना है, तो कितना बताएंगे? 24 घंटे। और जो घूर्णन गति का समय है इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन, यानी अर्थ डे कहा जाता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया क्या? उम्मीद करता हूं आपके समझ में भी आ गया होगा। और इसके आगे चलते हैं। अब इन चित्रों को समझने की कोशिश करना आप एक बार, क्योंकि ये इसे डायग्राम के माध्यम से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए मित्रों, जो ये चित्र है आपके सामने, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। इसको गोले को आप पृथ्वी माने। इसके जो बीचों बीच ये रेखा खिंची हुई है, इस रेखा को क्या कहेंगे? ये 0 डिग्री रेखा है। और आपको ये पता है कि ये पृथ्वी का क्या है? कक्षीय समतल है। ठीक है, अब जो बीचों बीच रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है वो यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ, लेकिन यहाँ न होकर हमारी पृथ्वी कितनी, ये अक्ष होता है। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी इतनी क्या है? झुकी हुई है। तो ये क्या है? ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना है। ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं मैं? अक्ष बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना है? 23.5 डिग्री है। यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? तो कितना बताएंगे? 23.5 डिग्री। कितना बताएंगे? 23.5 डिग्री। ठीक है साथियों, उसके बाद जो मोस्ट प्रश्न आता है वो ये पूछेंगे आपसे कि पृथ्वी का अपने कक्ष पर झुकाव कितना है? तो बेटा ये तो है क्या? ये जो कोण बन रहा है ना, ये पृथ्वी का क्या है? कक्ष है, कक्षा है। और इस पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? यानी ये कक्षा है, तो इस पर ये पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? तो ये कितना है? 66.5 डिग्री। ठीक है, याद हो जाएगा क्या? तो यहां से दो प्रश्न निकल कर आए कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? तो कितना बताएंगे? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी का अपने कक्ष पर या कक्षीय समतल पर कितना झुकाव है? तो कितना बताएंगे? 66 डिग्री। समझ में आ गया क्या? ठीक है, आ गया होगा। और ये सभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही है सारे। ठीक है, चलिए एक दूसरी बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट है घूर्णन गति के बारे में ही, हमने अभी ये पढ़ा था कि दिन और रात किससे बनते हैं? कौन सी गति के कारण बनते हैं? तो कौन सी बताई? घूर्णन गति। अब देखिए, घूर्णन गति के कारण जो दिन और रात बनते हैं, इसके का और क्या प्रभाव होते हैं? देखिए बेटा, ये तो है हमारा क्या? सन, सूर्य है। इसकी किरणें जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो आपको पता ही है, जब पड़ेंगी तो सूर्य के जस्ट सामने वाला जो भाग है उस पर तो क्या होगा? दिन होगा। ठीक है,
और जो इसके विपरीत है वहां पर क्या होगी, रात होगी। ठीक है, लेकिन जो व्रत इस दिन और रात को विभाजित करता है, यानी ये जो व्रत है ना, ये दिन और रात को क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। इसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत, यानी ऐसा व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। इसको अंडरलाइन करके चलना, आराम से समझ लेना। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत को क्या कहा जाता है, तो कौन सा कहेंगे, प्रदीप्ति व्रत। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये तो थी आपकी घूर्णन गति। और अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है परिक्रमण गति के बारे में। आपके चैप्टर में इतना ही दे रखा था और इसके बारे में और आगे देखते हैं परिक्रमण गति के बारे में। ठीक है, देखिए मित्रों, परिक्रमण गति यानी ये पृथ्वी की दूसरी गति है। परिक्रमण गति का शाब्दिक अर्थ है, आप इस ऐसे समझना इस चीज को, ये तो क्या है, सूर्य है। हमें इस बात का पता है पहले से ही कि सूर्य सौर परिवार के बिल्कुल बीच में है, मुखिया है। ठीक है, इसके चारों ओर ये जो कक्ष है, इसमें सभी ग्रह और उपग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह तो है पृथ्वी, हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो हमारी जो पृथ्वी है वो इसके चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो इसे चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर घूमना यानी चक्कर लगाना क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति। मित्रों, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, परिक्रमण गति में कितना समय लगता है, तो कितना बताएंगे, 365 दिन और 6 घंटे। यानी 365 से ही 1/4 दिन भी आ सकते हैं, या कैसे लिखा जा सकता है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, अब आपके एक बात बताओ, दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हम तो क्या करते हैं, हम तो जो हमारी ये एक वर्ष में जो हम दिन मानते हैं, तो सर ये तो हम कितने मानते हैं, ये तो हम 365 ही मानते हैं ना, 365। तो सर ये बताइए 6 दिन, ये 6 घंटे कहाँ चले जाते हैं, जाते कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको अपन गायब कर दें। भैया पृथ्वी अपने कहने से रुकती नहीं है, धीरे नहीं चलेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो 365 दिन हम सामान्यतः अपने अध्ययन के लिए मानते हैं, लेकिन होते हैं 365 दिन 6 घंटे होते हैं। सेकेंडों में भी होते हैं, लेकिन अपन ये जनरली मानते हैं। ठीक है, तो देखिए मित्रों, ये 6 घंटे हैं, जो 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, 1 2 3 और 4, यानी 4 वर्षों में जाकर ये कितने बन जाते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 24 घंटे हर 4 वर्ष बाद जो अगला वर्ष आएगा, हर चौथे वर्ष में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हर चौथे वर्ष में जब जुड़ेंगे तो उस वर्ष में कुल दिन कितने होंगे, 366 होंगे। तो 366 जिस वर्ष में ये दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कि लीप वर्ष किसे कहेंगे, जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं। और ये जो एक दिन जुड़ता है, ये कौन से माह में जुड़ता है, आपको पता ही है कौन से माह में जुड़ता है, फरवरी माह में जुड़ता है। ठीक है साथियों, यानी जिस माह में, जिस वर्ष में जुड़ेंगे उस दिन में, उस वर्ष में फरवरी कितने माह की हो जाएगी, 29 दिन की हो जाएगी। ठीक है, और सामान्यतः जनरल जो वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष होते हैं, उसमें कितने दिन की होगी, 28 दिन की। ठीक है साथियों, लीप वर्ष समझ में आ गया। चलिए अब मुझे एक बात और बताइए आप, कि अगर ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है किसके, सूर्य के, तो कितना समय भी बहुत लग रहा है, तो इस समय में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में अब अपन देखते हैं। देखिए मित्रों, सामान्यतः जो हमारा एक वर्ष होता है, ठीक है, उसे एक वर्ष को अपन कितने दिनों में बांटते हैं, बताइए, 365 दिनों में बांटते हैं, है ना। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होंगे, 366 होंगे। लेकिन एक वर्ष को हम सामान्यतः कितनी ऋतुओं में बांटते हैं, तो आपका अर्थ होगा 3 ऋतुओं में बांटते हैं। एक है गर्मी, एक है सर्दी और एक है वसंत। ठीक है साथियों,
इन 3 ऋतुओं में हम बांटते हैं और 3 ऋतुएं किस प्रकार से परिवर्तन होती हैं उसके बारे में आप ये चित्र समझ लेना। और ये मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी एग्जाम दे के आ जाना जिसमें ज्योग्राफी आती है उसमें से आपको 1% तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा इस डायग्राम से। ठीक है साथियों, समझेंगे। देखिए ये तो बीचों बीच क्या है, सूर्य है ये, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। क्या है, पृथ्वी है ये पृथ्वी क्या कर इसके परिक्रमा कर रही है, यानी परिक्रमण गति का प्रभाव बता रहे हैं अपन। याद कैसे करेंगे, चित्र देखते दिमाग खराब होगा। गुरुजी याद ही गुण है, याद हो जाएगा। कैसे होगा याद, देखना। हमारे जो अंग्रेजी महीने होते हैं हम जनवरी से शुरू करते हैं, लेकिन जनवरी नहीं, हम मार्च से शुरू करेंगे साहब। यहां आप 21 मार्च को ध्यान रखना। किसको, 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च के दिन क्या क्या होता है ध्यान रखना। 21 मार्च आपको सबको पता है, इसी समय हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार आता है और वो क्या आती है, बसंत पंचमी आती है। जो एक स्टूडेंट, एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, ठीक है। तो वसंत ऋतु आती है इसके आसपास, और इस समय हम देखते हैं कि न ज़्यादा सर्दी होती है और न ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस समय क्या होता है, वसंत ऋतु होती है, पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ समझने की है वो क्या है मित्रों, 21 मार्च को देखना, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती हैं, और सबसे बीच में जो रेखा होती है वो कौन सी है, 0 डिग्री कह दो, भूमध्य कह दो, विषुवत कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस पर जब पड़ेंगी तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आप ये मान के चलना, दिन और रात, यानी ये तो हुआ क्या, दिन, और इसी के बराबर क्या होगी, रात होगी। यानी दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है साथियों, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती हैं, 0 डिग्री रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। इसे क्या कहते हैं, इसे विषुव कहते हैं, एक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, 21 मार्च को। कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पृथ्वी फिर अपनी गति से पृथ्वी रुकती नहीं है, घूमती है, समझने के लिए बता रहा हूं। पृथ्वी तो घूमती रहती है, उसके बाद पृथ्वी जब धीरे धीरे घूमने लगती है और घूम कर कौन सा दिन आ जाता है, 21 जून आ जाता है। 21 मार्च के बाद क्या याद रखेंगे, 21 जून। डायग्राम को 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। 21 जून, 21 जून को, जून में हम देखते हैं कि हमारे गर्मी होने लग जाती है। इसका मतलब भारत किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ये आपको पता है ना, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। अब ये मत करना सर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही है, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहां से सूर्य की किरणें कहां पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर पड़ेंगी, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ेंगी। तो जब ये किरणें यहां से पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी की ऋतु होगी। तो यहां पर ऋतु कौन सी हुई, ग्रीष्म ऋतु हुई, ठीक है। गर्मी की ऋतु में हम देखते हैं कि दिन कैसे होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं। तो आप कैसे लगेंगे, यानी 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। तो सबसे लंबा दिन है तो क्या होगी, इसके उल्टा रात कितनी होगी, छोटी होगी, यानी सबसे छोटी रात होगी। अरे दिन और रात का अभी हमने पढ़ा था किसका प्रभाव है, घूर्णन गति का। घूर्णन गति में कितना समय होता है, 24 घंटे होते हैं, घंटे तो 24 ही होते हैं ना। तो सबसे लंबा दिन होगा। और चूंकि इस समय सूर्य कहाँ है, उत्तर में है, तो क्या कहते हैं इसको, उत्तरी अयानांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी अयानांत। ठीक है साथियों, इस समय जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 6 माह के क्या होते हैं, दिन होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, 6 महीने की रातें होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर धीरे धीरे तिरछी पड़ने लग जाती हैं, और आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर तो सूर्य किरणें कैसे पड़ती हैं, ना के बराबर। तो यहाँ पर कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। समझ में आ गया क्या। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी अपनी गति से घूम रही है, और घूमते घूमते ही पृथ्वी का एक जो दूसरा प्रभाव है वो कौन सा आ गया, अब साहब आ गई आपकी कौन सी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को वही सूर्य की किरणें कहां पर पड़ेंगी, बिल्कुल मध्य में पड़ेंगी, 0 डिग्री रेखा पर पड़ेंगी, विषुवत भूमध्य एक ही बात है, ठीक है। तो जब हमने जो 21 मार्च को देखा था सेम यहां पर होगा, यहां पर भी दिन और रात कैसी होंगी, बराबर होंगी, लेकिन यहां पर ऋतु कैसी बदल जाएगी,
शरद ऋतु होगी, यहां पर इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसे भी क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। समझ में आ गया। फिर पृथ्वी अपनी गति से घूम रही है, दोनों को याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद पृथ्वी अपनी गति से घूम रही है, घूमते घूमते एक और दिन आ गया, क्या आ गया, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या पड़ने लग जाती है, ठंड पड़ने लग जाती है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि सूर्य, हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है तो सूर्य कहाँ है, दक्षिण में है सूर्य, ठीक है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य होगा तो सूर्य की किरणें कहां पर पड़ेंगी, सीधी मकर रेखा पर पड़ेंगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पड़ेंगी, मकर रेखा पर पड़ेंगी। इसलिए वहां पर क्या होने लग जाएंगे, 6 महीने की रात, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी, क्योंकि देखो 21 जून के बिल्कुल ऑपोजिट होगा पूरा। आप दो इनको, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है, इसको तो ऐसे याद रखना और इसको ऐसे याद रखना, दोनों याद हो जाएंगे। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर तो एक है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। 21 जून और 22 दिसंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो देखिए मित्रों, आगे देखते हैं। जो सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही हैं तो यहां पर सबसे लंबे दिन होंगे और सबसे छोटी क्या होगी, रात होगी, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की क्या होने लग जाती है, रात। क्यों, सूर्य की किरणें बिल्कुल ऐसे तिरछी पड़ेंगी, तिरछी ऐसे यहां से, ठीक है, तिरछी पड़ने लग जाती हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 6 महीने की क्या होने लग जाएंगी, रात होने लग जाएंगी, ठीक है साथियों। और सूर्य कहाँ है, दक्षिण में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत भी कहते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये था आपका तीसरा चैप्टर। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।